हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वास्तिका सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बॉटनी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उसमें लिखा गया है सेल, जो कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई जिसके बाद और कुछ ना हो। तो यहाँ पे लिखा गया है सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात करते हैं कि सेल, थोड़ा और उसकी डिटेल पढ़ते हैं कि सेल होता क्या है असल में। सेल फंडामेंटल या फिर आप इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हो। हमारा बॉडी भी स्ट्रक्चर्ड है और हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो सेल हमारा फंडामेंटल और बेसिक यूनिट तो है ही, साथ में स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो उसका रीज़न है सेल। अब बात करते हैं कि सेल के अंदर होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेल। ठीक है, मान लो कि ये एक सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके बाहर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाहर एक वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। लेकिन इन दोनों के कंटेंट को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का कंटेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे तो इसका मतलब इन अदर वे हम प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन और इस प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर कहीं पे सेल प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, और अगर कहीं पे सेल एब्सेंट है तो वहाँ पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेल जहाँ पे एब्सेंट है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी चीज़ में सेल नहीं है, इसका मतलब है कि वो नॉन लिविंग थिंग है, जिसे हम साइंस की दुनिया में इनएनिमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इनएनिमेट बोलते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में सेल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ लिविंग है, और उससे हम इन अदर टर्म्स एनिमेट भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एनिमेट। तो अगर कहीं पे सेल एब्सेंट है तो उसे इनएनिमेट या फिर नॉन लिविंग थिंग, और अगर कहीं पे सेल प्रेजेंट है तो उसे लिविंग थिंग या फिर एनिमेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। यानी कि ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, चाहे एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म में सेल कितना होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेल हो या फिर दो सेल हो या फिर आधी सेल हो, उससे ऑर्गेनिज्म बने हों। तो इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए हमें ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म बना कितने सेल से है, बना किस चीज़ से। तो यहाँ पे लिखा गया है कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म बना है सेल से। अब ऐसा हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज्म यानी कि उस लिविंग बीइंग के अंदर या तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल हो या फिर उसके अंदर बहुत सारा सेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर आधा सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो या तो एक सेल होगा या तो बहुत सारे सेल्स होंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो सेल है और एक आधी सेल है, चार सेल है एक आधी सेल है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो एक सेल, वरना बहुत सारे, वरना सेल होगा ही नहीं, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग होगा। ठीक है, बात करते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनि का मतलब होता है एक, तो यूनिसेलुलर का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी सिंगल सेल प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
सेलुलर वर्ड आया है सेल से और यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमीबा और बैक्टीरिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हमारी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स हैं और वो सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी के इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तब तो कहीं हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, तो फिर वो जिंदा कैसे हैं? तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे अमीबा और बैक्टीरिया। इन दोनों के अंदर एक ही सेल होता है, लेकिन वो एक ही सेल उनकी लाइफ की, उनके बॉडी के सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए कोई भी मतलब फंक्शन परफॉर्म करना हो, चाहे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन या एटसेट्रा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है उनकी बॉडी में, और अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसकी बॉडी में जो एक सेल प्रेजेंट है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। और इस वजह से ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ कोई और ऑर्गेनिज्म हो, उस किसी भी चीज़ के लिए उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। और उनकी बॉडी में सारे इसेंशियल फंक्शन जो कि जिंदा रहने में चाहिए वो एक ही सेल से परफॉर्म होता है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत, और सेलुलर वर्ड आया है सेल से, ठीक है। और मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हों, मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स हों, उन्हें मल्टी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसका एग्जांपल है प्लांट और एनिमल्स, यानी कि हम भी एक तरह से एनिमल ही हैं, बट हम वेल डेवलप्ड एनिमल हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिखा है, प्लांट्स एंड एनिमल। अब बात करते हैं डिस्कवरी, यानी कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी हुई कैसे और किसने की। तो बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सेल को डिस्कवर्ड किया। लेकिन जब वो उस सेल को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उन्हें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट दिखाई दिया, यानी कि प्रोटोप्लाज्म उसमें नहीं था उस सेल के अंदर। और प्रोटोप्लाज्म नहीं था इसका मतलब ये है कि ना उस सेल में साइटोप्लाज्म दिख रहा था, ना ही उस सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म दिख रहा था। मतलब साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस भी उस सेल में नहीं था। इसका मतलब वो सेल डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी तो की, बट वो सेल डेड सेल थी, और वो डेड प्लांट सेल थी, ठीक है, जिसका नाम था कॉर्क सेल। जिसका क्या नाम था? कॉर्क सेल। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर से डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल, ठीक है। उसके बाद बारी आई न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में, ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। अब उसके बाद करते हैं कि सेल पे स्टडी कैसे हुई, सेल की स्टडी को किसने किया, किस तरह से हुई। तो सेल की स्टडी तो पहले बहुत टफ थी, क्योंकि माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इन्वेंशन उसमें कुछ नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। लेकिन बाद में साइटोलॉजी के लिए, यानी कि सेल पे स्टडी करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही, और किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, और इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।